चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 मेरे पास है। चैप्टर का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर का नाम है मेरे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब अगर आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 का नाम देखते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो जिस चीज़ की आप यहाँ पे बात करोगे यानी आप इसमें डिस्कस करोगे एटम के बारे में और उसी के स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करोगे। इसके बारे में टोटल जो स्टडी है वो चैप्टर नंबर 18 में लाया करती है। अच्छा, एटम की जब भी बात करोगे तो एक बात आपके जहन में लाजमी आती है और वो बात है आपके पास बोहर्स थ्योरी। तमाम लोगों ने बोहर्स थ्योरी सुनी लाजमी होगी। बोहर्स थ्योरी क्या है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। बहुत डेप्थ में इसकी बात नहीं करूँगा, कुछ बेसिक सी बात करूँगा ताकि आप लोग को आइडियाज़ क्लियर हो कि इसके पीछे क्या आइडिया था, क्या उसकी लॉजिक थी, तो समझाने की मैं अपनी कोशिश करूँगा। इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिट है क्या, तो आपको बताया गया, उसने आपको बताया भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, यानी ये आपके पास न्यूक्लियस, इसके अराउंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। जिस पाथ में रिवॉल्व करता है वो पाथ आपको लेके दिखाया हुआ है सर्कुलर पाथ, जिसका नाम उसने बोला भाई वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। फिर आगे उसने बोला इलेक्ट्रॉन नाइदर अब्जॉर्ब्स नॉर रिलीज एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो ये पहला पॉइंट आपको बताया गया। अच्छा, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। एक जो मैं आपसे एक नई चीज़ डिस्कस करूँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात मैं अब आपसे ज़रा शेयर करता हूँ, ज़रा देखिएगा तमाम लोग। मैं आपसे बोलूँ आपके पास सपोज करो ये डॉट मौजूद है, सही। इस डॉट के अंदर जो है ना थाउजेंड्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं। थाउजेंड्स भी मैं कम बोल रहा हूँ, थाउजेंड से ज़्यादा अगर मैं जाऊँ तो मिलियंस के अंदर जाऊँगा, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। मैंने फिर भी थाउजेंड्स लिखे यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ एटम। अच्छा जी, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं इसके अंदर। अब इन थाउजेंड्स ऑफ एटम के अंदर अगर मैं एक एटम का साइज़ इमेजिन करूं, तो आप इमेजिन कर सकते हो ना एक एटम का साइज़ कितना छोटा होगा। उस एटम के साइज़ को अगर आप इमेजिन करो, उस एटम का साइज़ कितना स्मॉल होगा। अच्छा, उस एटम के अंदर मौजूद क्या क्या होता है, उस एटम के अंदर मौजूद होता है आपके पास, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, अब ये जो बात आपको सबसे पहले बताई ना, ये बात आपको सबसे पहले बताई किसने, नील बॉहर ने। नील बॉहर ने ये जो बात करी, ये बात करी थी 1913 यानी 1913 के अंदर। 1913 1913 में नील बॉहर ने ये बात करी कि भाई एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ये सारी बातें नील बॉहर ने करी 1913। उस वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं था। माइक्रोस्कोप तो था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं था। एटम का साइज आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा हो सकता है, यानी एक छोटे से डॉट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एटम मौजूद हैं। तो आप इमेजिन करो एटम का साइज कितना छोटा होगा। यानी ये जो आपको येलो कलर का डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट बहुत बड़ा है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एटम है, यानी ये डॉट भी छोटा है, उस छोटे से डॉट के अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ एटम है। तो इतना छोटा साइज जिसको आप देख ही नहीं सकते। आज तक किसी ने एटम देखा, अगर मैं आपसे बोलूँ आपने नेकेड आई से एटम देखा हो, तो किसी ने भी नहीं देखा। मतलब कोई भी एटम को नहीं देख सकता। अब जब नील बॉहर भी नहीं देख सकता तो उसको पता कैसे चला कि भाई पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस भी मौजूद है, न्यूक्लियस भी मौजूद, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद। यानी इतनी गहरी बात उसने कैसे कर दी, उसको कैसे पता चला कि नील बॉहर को कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, पहली बात। दूसरी बात ये उसको पता कैसे चला इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि भाई चलो यही बोल देता, हम मान लेते कि यार इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सही था। उसको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। भैया एक चीज़ को आप देख नहीं सकते तो आपने कैसे फैसला कर लिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अच्छा, रिवॉल्व भी कैसे करता है, तो रिवॉल्व के बारे में भी आपको बताया। रिवॉल्व करता है कैसे, सर्कुलर पाथ में। अब इतनी सारी बातें नील बॉहर कर रहा है, उसको ये सारी बातें पता कैसे चली। अच्छा, ये पढ़ी आप तमाम लोगों ने भी बातें होंगी, आप तमाम लोगों ने ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अभी मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन उसको ये सारी बातें पता कैसे चली और आप कैसे उसकी बातों पे यकीन कर लोगे। क्या आप लोग को यकीन है इन सारी बातों पे? कोई प्रूफ है आप लोग के पास कि भाई न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, सर्कुलर पाथ में भी करता है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ क्यों नहीं होता? कोई प्रूफ देना चाहेगा मुझे? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रूफ, अगर किसी के पास नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज पता होगी, तो हो सकता है प्रूफ कर भी सके। तो अगर आप करना चाहो तो मुझे बताना, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करके बता देना भाई ऐसे ऐसे सर हुआ था। बहरहाल लेकिन मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। मैं अपनी बात को अब ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात तो प्रूव कर दी थी किसने, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट ने। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना कि आपके पास अगर एटम मौजूद है, इस एटम के ऊपर से अगर आप अल्फा रेडिएशंस को पास कराते हो तो कुछ रेडिएशन पास हो जाती थी, कुछ बैंड कर जाती थी,
और कुछ जो है वो बाउंस बैक हो जाती थी। ये तो तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे ना, 9 क्लास में केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको याद होगा। ये जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट था। तो सबसे पहले जो है ना जे जे थॉमसन ने ये बात हमें बताई थी, जे जे थॉमसन ने, कि एटम के अंदर पॉजिटिव भी मौजूद होता है और एटम के अंदर नेगेटिव भी मौजूद होता है। यानी सबसे पहले ये जो बात की गई, ये बात किसने करी? ये बात सबसे पहले करी नील उसे जे जे थॉमसन ने। ये एक्सपेरिमेंट तो याद होगा ना कि भाई जब पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा रेज उसने पास कराई थी ना, अल्फा रेज पे चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करेगा तो बाउंस बैक हो जाएगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा नेगेटिव से वो उसको रिफ्लेक्ट करा देगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की जो बात थी ना, ये सबसे पहले जो बात करी थी वो जे जे थॉमसन ने करी थी। तो नील बोर इसी वजह से परेशान था। वो किस वजह से परेशान था ज़रा सुनना। आप लोगों ने ये लॉ पढ़ा है ना कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अब नील बोहर के जहन में ये सवाल चल रहा था कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास क्यों नहीं जा रहा? अब आप लोगों ने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है वो फोर्स का फॉर्मूला भी ये पढ़ा है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स और डिस्टेंस का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन होता है कैसा? इनवर्स रिलेशन। यानी डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आप देखो इतना सा एटम, यानी इतना सा डॉट, उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ एटम, उन थाउजेंड्स ऑफ एटम का जो दरमियान का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना कम होगा? यानी एक छोटे से एटम में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इंतहाई कम, और जब डिस्टेंस इंतहाई कम होगा तो फोर्स तो आपके पास क्या होगी? इंतहाई ज़्यादा फोर्स। इतनी ज़्यादा फोर्स कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी उसके पास नहीं जा रहा, ऐसा क्यों है? अब नील बोहर के जहन में ना ये सवाल चल रहा था कि यार जे जे थॉमसन ने जो बात करी है ना, उसने तो ये बात करी कि यार पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता क्यों नहीं? वो रुका क्यों रहता, मतलब कि वो जाता क्यों नहीं उसके पास? अब वो सारी बातें सोच रहा था। सोचते सोचते उसके जहन में क्या जवाब आया, ज़रा वो जवाब सुनिएगा। नील बोहर 1913 की बात करो। नील बोहर ने खुद अपनी किताब के अंदर लिखा है। नील बोहर की कभी आप किताब पढ़ो, खैर अपने कोर्स की आप किताब नहीं पढ़ते तो ये क्या पढ़ोगे? तो ये सारी बातें तो फिर आपसे बाद में करते हैं। 1913 में उसने ये बात करी, उसको कैसे पता चला? वो क्या करता है कि उसके पास जो है ना, उसके हाथ में बंच ऑफ कीज़ होती हैं, चाबियाँ होती हैं ना, चाबियाँ, बहुत सारी चाबियाँ थी। वो उन चाबियों को हाथ में घुमाता हुआ, यानी बंच ऑफ कीज़ थी, उन चाबियों को घुमाता हुआ गार्डन में वॉक कर रहा था। सही, वॉक करता हुआ जा रहा है। अचानक से क्या हुआ? ये जो बंच था वो ब्रेक हुआ और जो कीज़ हैं वो कीज़ बाहर की तरफ जाके गिरी। सही। अब उसको आइडिया कैसे मिला उसकी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी कीज़ थी, उनको सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहा था। रोटेट कराते कराते जैसे ही वो बंच जो है ब्रेक हुआ, वो जो कीज़ थी वो बाहर की तरफ जाके गिरी। अब नील बोहर को यहीं से उसको एक आइडिया मिला। आइडिया क्या मिला? वो आइडिया ज़रा सुनिएगा। उसने बोला यार जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है। ऐसी होता है ना, कभी किसी बॉल, किसी रस्सी से पत्थर को बांधो, पत्थर को घुमाना शुरू करो, अगर आप उसको घुमा रहे होगे, जैसे ही उसको छोड़ोगे वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल के जाएगा। आप इसको यहाँ घुमा रहे होगे, यहाँ से बाहर की तरफ निकल के जाएगा। अगर आप उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहे होगे तो वो हर सूरत में कहाँ जाने की कोशिश कर रहा होगा? बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा। और आप लोगों ने एक फ़ोर्स पढ़ी होगी, उस फोर्स का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को बात याद आ जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहीं से अब नील बोहर को अपनी बात पता चली थी, जो बात असल बात थी। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को मुश्किल लग रही हो, समझ में ना आ रही हो। तो जिन लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो मेरी बातें समझ में आएंगी, वरना ये सारी बातें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। अब मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा, ज़रा देखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इस पे जो फोर्स लगती है वो होती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो मैं नाम भी लिख के दिखाता हूँ। जो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसको आप बोलते हो कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है। इस फोर्स को जो चीज़ बैलेंस करती है, इस फोर्स को जो चीज़ बैलेंस करती है वो होती है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप सोच रहे हो कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आ गई? तो भाई देखो, चलो पहले तो ये मैं पूरा लिख के दिखा दूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा जी, अब दो तरह की फोर्सेस हैं। अब ये पॉइंट है ना, जो छोटा सा पॉइंट मुझे आपको समझाना है एमसीक्यू के लिए। इतनी सारी जो मैंने आपसे बहस करी, आपकी नज़र में बकवास करी, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, मैंने वैसे तो अपनी लॉजिकल बात करी। तो ये जो मैंने आपसे बात करी कि दो फोर्सेस होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं एटम के अंदर। एक फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स कहलाती है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही, ये दो फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वजह से है? तो आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्जेस की वजह से।
यानी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है कैसे, सर्कुलर पाथ में। तो नील बोर को यहाँ से बात पता चली, यार अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है तो इसको बैलेंस करने के लिए लाजमी तौर पे मुझे जो फोर्स चाहिए वो फोर्स कौन सी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही केस में आ सकती है, वो केस है अगर वो मूव करे इलेक्ट्रॉन कैसे, सर्कुलर पाथ में। तो नील बोर ने फिर अपने यहाँ से थ्योरी डेवलप करी थी, पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और अपनी बात को समझाया कि यार एटम के अंदर दो फोर्सेज होती हैं। चलो मान लिया पॉजिटिव भी मौजूद है नेगेटिव भी मौजूद है, सारी चीज़ें उसने देखी नहीं, उसने अपनी थ्योरी से पेश करी। उसने बताया कि यार पॉजिटिव भी मौजूद है नेगेटिव भी मौजूद है, जो फोर्स होगी वो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो फोर्स बैलेंस करती है वो बैलेंस करती है कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है मूव करेगा कैसे, सर्कुलर पाथ में। तो कुछ बेसिक सी बात थी, नील बोर एक्सपेरिमेंट की। इन बातों को लाजमी तौर पे अपने पास याद रखना, जो मैंने बातें आप लोगों से शेयर करी सारी फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्या होता है, किस तरीके से बैलेंस करता है। कोई भी एमसीक्यू अगर आप लोग के पास आए तो इंशाल्लाह आप उसका जवाब दे सकते हो। अब इस बात को सारे मैं पॉइंट्स की सूरत में आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिट की आपसे बात हो गई। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिट के बाद तो अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सेकंड पॉइंट बताया गया था कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। एक फॉर्मूला उसने बताया था, उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला है एल एन इज इक्वल टू एन एच कट। मतलब ये एल यहाँ पे शो कर रहा है किसको, यानी एंगुलर मोमेंटम जो नज़र आ रहा है इसको आप लिखते हो कैपिटल एल से। अच्छा ये एच कट क्या है, तो एच कट जो है बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई के। यानी आप अगर प्लैंक्स कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा है ना, एच की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। चलो लिख के भी दिखा देते हैं, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34। अगर आप इसको डिवाइड कर दो 2 पाई से, पाई की वैल्यू होती है ना 3.142, इससे अगर डिवाइड करो तो वैल्यू आती है एच कट की। और एच कट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू है मेरे पास एच कट इज इक्वल टू 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। तो इसके एंगुलर मोमेंटम का इसने फॉर्मूला बताया था, ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। और थर्ड पोस्टुलेट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन भी आपको याद होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में तो वह इलेक्ट्रॉन यानी लोअर से हायर में जाता है, अगर वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, अगर वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ये बात तो आप तमाम लोगों ने पढ़ी होगी, ये बात आप तमाम लोगों ने पढ़ी होगी। याद हो शायद आप लोगों को कि आपके पास अगर ये एटम मौजूद है, ये ऑर्बिट्स मौजूद हैं, आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करता है, यानी लोअर से हायर में जाता है, अगर वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यही इसका प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन का पॉइंट है। इन तीन पोस्टुलेट्स को देखने के बाद तो आपके पास अब मौजूद है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी बताया था भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करो या सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करो, दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस होती हैं। इन फोर्स को जो बैलेंस करती है फोर्स, वो कौन सी फोर्स है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं लिख के भी इसको दिखाऊँ अगर तो कुछ इस किस्म का केस बनता था, याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर यानी बैलेंस करेगा कौन सी फोर्स, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एफ मैंने लिख के दिखा दिया। अच्छा अब आपने फिर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला आपके लिए अहम है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला है मेरे पास आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10। अब ये आर एन क्या है, तो अगर आपसे बोले ना रेडियस बताओ मुझे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, आपसे अगर बोले भाई मुझे रेडियस बताओ किसका, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो जहाँ एन नज़र आ रहा है आप एन की जगह पे रख दोगे 1, तो ये बन जाएगा R1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10। 1 का स्क्वायर करोगे आंसर 1 ही आएगा, तो जो रेडियस का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर, ये R1 बन जाएगा। अब अगर वो बोलते नहीं मुझे फर्स्ट का नहीं बताओ, आप एक काम करो मुझे बताओ सेकंड ऑर्बिट का, तो क्या काम करोगे, जहाँ 1 नज़र आ रहा है वहाँ पे अब आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो बन जाएगा R2 और ये हो जाएगा 2। अच्छा जी 2 का स्क्वायर करोगे, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास कितना 4, मल्टीप्लाई कर दोगे 0.53 से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10। अब मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई तो आपको करना आ गया होगा, 0.53 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ये देखो 0.53 मल्टीप्लाई करना है 4 से। याद है ना 4 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मैंने बार बार बताया है, बार बार क्या बताया कि भाई मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को यहाँ से हाइड कर देते हो, डेसिमल को हाइड के आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 द 12, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20,
2 कैरी आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे और 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो बन जाएगा 202। अब याद है डेसिमल को जो हाइड किया था, डेसिमल के बाद जो डिजिट नज़र आ रहे हैं वो 2 नज़र आ रहे हैं, तो आप डेसिमल को 2 दफ़ा शिफ्ट कराओगे तो जवाब हो जाएगा कितना 2.02, यानी आप इसका जवाब लिखोगे 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। तो इस तरीके से आपको वो रेडियस निकालने को बोल सकता है। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये बातें अभी लग तो आसान नहीं होंगी आपको, लेकिन अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ मुश्किल एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर कराऊंगा ना, तो आप लोगों को फिर ये बातें मुश्किल भी लगेंगी। रेडियस का फॉर्मूला किस किस तरीके से वो और पूछ सकता है, तो आगे लेक्चर में एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे, उन एमसीक्यूज को देखिएगा तो आप लोगों को फिर मेरी बातें और क्लियर होंगी। अच्छा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बाद रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बाद अब आपसे बात करते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके भी आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े, फॉर्मूले मैं आपको बताऊं। एक तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया होगा ½ KE² ये फॉर्मूला आपके पास काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, इसी के साथ आपने फॉर्मूला ड्राइव किया होगा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -KE²/Rn। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करो, ड्राइव हम एक भी फॉर्मूला नहीं कर रहे, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। हाइड्रोजन एटम की जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है En = -12 KE²/Rn। देखो तीनों फॉर्मूले में मामूली सा फ़र्क है। पहले फॉर्मूले में आपके पास प्लस आ रहा है, तो एनर्जी वाले फॉर्मूले में यहाँ पे टोटल में माइनस आ रहा है। पहला फ़र्क ये हो गया। अब आप देखो इस वाले फॉर्मूले में हाफ है, इस वाले फॉर्मूले में हाफ नहीं है, तो मामूली से फ़र्क है। ये फॉर्मूले आप तमाम लोग याद रखना। अच्छा, रेडियस की बात हो गई, एनर्जी की बात हो गई। इसके बाद जो आप एनर्जी का जो एक और फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, ये एनर्जी का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हो? ये एनर्जी का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो, आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे देखो ना के आपके पास कांस्टेंट है। के पढ़ा है ना आप लोगों ने, तमाम लोगों ने के पढ़ा होगा। के कहलाता है आपके पास कूलम कांस्टेंट, वैल्यू बड़ी होगी 9 exp9। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Rn आपके पास होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर नहीं आता तो चलो मैं लिख भी देता हूँ। ई आपके पास कहलाता है क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट वैल्यू है। के आपके पास कहलाता है कूलम कांस्टेंट, ये भी मैंने लिख के दिखा दिया। के कहलाता है मेरे पास क्या? कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट आ गया। जबकि Rn तो आपको पता है ये क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो रेडियस भी आपके पास लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जब आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया जो आपको नीचे नज़र आ रहा है। En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर वाला जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये जूल्स के अंदर है, जबकि नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये किसके अंदर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। अब इस फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है? इस फॉर्मूले में देखो सिर्फ जो वाहिद चीज़ नज़र आ रही है वो वाहिद चीज़ है मेरे पास कौन? n मौजूद है। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट की चाहिए तो n की जगह पे 1 पुट कर दोगे, सेकेंड ऑर्बिट की चाहिए तो n की जगह पे 2 पुट कर दोगे, और अगर थर्ड ऑर्बिट की चाहिए तो n की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 3 पुट कर दोगे। तो हर ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी एग्जिस्ट करेगी आपके पास। ओके, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की कुछ फॉर्मूले आपको पता है। अब इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपसे मज़ीद अगर बात करूं तो आप तमाम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम लाजमी सुना होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, इसके बारे में ज़रा मुझे आप लोगों से बात करनी है। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले देखो मैंने हाइड्रोजन के जो स्टेट्स होते हैं ना उन स्टेट्स को बना के दिखाया। सबसे पहला जो स्टेट है उसको मैंने बोला ग्राउंड स्टेट। उसके बाद फिर जो एक स्टेट कहला रहे हैं वो कहला रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। यानी फर्स्ट स्टेट होता है जिसको आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट, जिसको मैंने लिखा n = 1। अच्छा, ये सर्कुलर जो होते हैं ना जैसे आप बनाते हो, पहला जो स्टेट होगा, जो पहला वाला ऑर्बिट होगा, फिर इसके बाद ये दूसरा ऑर्बिट होगा, फिर ये तीसरा ऑर्बिट होगा। ये जो ऑर्बिट्स हैं मैंने इनको स्ट्रेट करके दिखा दिया, यानी ये सर्कुलर नहीं बनाए हुए मैंने, बल्कि इनको सर्कल की जगह पे कैसा बना दिया? स्ट्रेट बना दिया। तो ये डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है। डायग्राम क्या है कि डायग्राम में यहाँ पे सारे से जो नज़र आ रहे हैं वो स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। n = 1, n = 2, इस तरीके से चलता रहेगा। और जो लास्ट वाला होगा उस लास्ट वाले को मैंने बोल दिया क्या? इन्फिनिटी, यानी n = इन्फिनिटी। अब आपने इनके एनर्जी को लिखा,
ये एनर्जी अच्छा आपको याद होनी चाहिए। जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ अब मैं आपको बोलूँगा, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर में बैठे हुए हो कि अगर आपको वैल्यूज़ याद होगी ना तो 2-3 एमसीक्यूज़ तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये वैल्यूज़ आई कैसे? तो एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा है ना, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब पहला ऑर्बिट होगा तो ये n की जगह पे आप क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। 1 से सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो पहला जो एनर्जी लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर आ जाएगा -3.4। तो ये हर ऑर्बिट की आप एनर्जी की वैल्यू याद रखना। अगर आपको एनर्जी की वैल्यू याद होगी तो मैंने कहा ना आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारी बातें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, अब आपने ये सारे एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को याद कर लिया। आपने पूरा एक चार्ट सब आप बना रहे हो, वो चार्ट है क्या? ज़रा देखिएगा। आपका इलेक्ट्रॉन अगर जम करके आए कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट पे। आपका इलेक्ट्रॉन अगर जम करके आए कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट पे। ज़रा गौर से सुनना, यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा है वो लफ्ज़ लिखा हुआ है कौन सा? ग्राउंड स्टेट। यानी आपका इलेक्ट्रॉन जम करके ग्राउंड स्टेट पे। जम कहाँ से करेगा? अब आप बोलेंगे सर अगर आपको सपोज करो ये बिल्डिंग है, सही है, इस बिल्डिंग से आपको नीचे छलांग लगानी है, यहाँ ग्राउंड पे आना है, तो ग्राउंड पे कहाँ से आ सकते हो? आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट फ्लोर से जम करो, सेकंड से करो, थर्ड से करो, फोर्थ से करो, या फिर आप छत से करो, या आपको अगर ग्राउंड पे ही आना है आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ ऊपर आसमान से जम करो। भाई आपको जम करना है ना, आपकी मर्ज़ी है। आना आपको कहाँ पर है? ग्राउंड स्टेट पे, यानी फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो अगर आप जम करके फर्स्ट ऑर्बिट पे आओ, कहाँ से आओ? आप बोलेंगे सर या तो सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, या फिर कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी यानी आसमान से आएगा। लेकिन आ कहाँ पे रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो आपका इलेक्ट्रॉन जब भी किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो एनर्जी इमिट करता है। और आपने पढ़ा होगा ना सर, वो जो एनर्जी इमिट करता है, वो एनर्जी जिस रीजन में लाई करती है, वो रीजन होता है मेरे पास कौन सी सीरीज़? लाइमन सीरीज़। तमाम लोगों ने नाम भी ज़रूर सुना होगा। सर अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे लाई करेगा तो वो कहलाता है कौन सी सीरीज़? लाइमन सीरीज़। अच्छा, अब अगर वो जंप करे सेकंड पे, अब देखो सेकंड पे जंप करेगा ना, सेकंड पे जंप कहाँ से करेगा? सेकंड पे जंप कर सकता है, फर्स्ट से सेकंड पे नहीं जा सकता, बल्कि सेकंड पे आएगा या तो वो थर्ड से आएगा, या फिर वो जंप करके फोर्थ से आएगा, या फिर वो जंप करके फिफ्थ से आएगा, या फिर सिक्स से आएगा, या फिर इन्फिनिटी से आएगा। लेकिन आ सेकंड पे रहा है। आ कहाँ पे रहा है? सेकंड पे। तो अगर सेकंड पे जंप करके आएगा तो याद है आपने इसका नाम क्या पढ़ा है? इसका नाम आपने पढ़ा होगा सर, ये नाम कहलाता था हमारे पास कौन सी सीरीज़? बाल्मर सीरीज़। तो दो तरह की सीरीज़ हो गई, एक कहला रही है लाइमन सीरीज़, एक कहला रही है बाल्मर सीरीज़। ये दो तरह की सीरीज़ आपने पढ़ी। अच्छा, अब देखो सेकंड पे जंप ना करे, अगर वो जंप करे थर्ड पे, यानी अगर वो जंप करेगा थर्ड पे कहाँ से आएगा? तो आप बोलेंगे सर थर्ड पे आ रहा है तो थर्ड पे ऊपर से आएगा, थ्री पे आ रहा है तो थ्री पे लास्ट में या तो फोर से आएगा, फाइव से आएगा, सिक्स से आएगा, या फिर कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से। और इस वाले का जो नाम आपने पढ़ा होगा, ये नाम आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, पैथियन सीरीज़। यानी तीन सीरीज़ हो गई, लाइमन, बाल्मर, पैथियन, ये तीन सीरीज़ हो गई। इसी तरीके से आपने फोर्थ और फिफ्थ भी पढ़ी है कि सर अगर फोर्थ पे जंप करेगा, फोर्थ पे जंप करेगा सर कहाँ से? या तो फिफ्थ से करेगा, सिक्स से करेगा, या इन्फिनिटी से करेगा। इसका नाम आप रखते हैं कौन सी सीरीज़ सर? ब्रैकेट सीरीज़। और अगर जंप करेगा फिफ्थ पे, या तो सिक्स से जंप करेगा या इन्फिनिटी से करेगा, उसका नाम आप रखते हो कौन सी सीरीज़? पीफर्ड सीरीज़। तो ये पांच सीरीज़ की सबसे पहले तो नाम याद रखना, लाइमन, बाल्मर, पैथियन, ब्रैकेट, पीफर्ड। अगर ये पांच सीरीज़ के नाम याद हैं तो समझो कोई ना कोई अगर एमसीक्यू आएगा तो इनसे रिलेटेड आप आराम से जवाब दे दोगे। अब कुछ मैं इससे इंटरेस्टिंग बात करता हूँ। आपका जो लाइमन सीरीज़ का लाइमन जो सीरीज़ है, कि जिस रीजन में लाई करती है, ये रीजन है मेरे पास अल्ट्रा वायलेट। तमाम लोगों ने सुना ज़रूर होगा। ओके, तमाम लोगों ने सुना ज़रूर होगा सर, आपके पास जो लाइमन सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ लाई करती है किसमें? अल्ट्रा वायलेट में। जबकि ये जो बाल्मर सीरीज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बाल्मर सीरीज़ लाई करती है कौन से रीजन में? बाल्मर सीरीज़ लाई करती है विजिबल रीजन में। जबकि बाकी ये जो तीन आपको नज़र आ रहे हैं, ब्रैकेट, पैथियन, ब्रैकेट और पीफर्ड, ये लाई करती है किसमें? इंफ्रारेड रीजन में। तो अब ये बात भी आप तमाम लोग याद रखना कि आपके पास जो बाकी की तीन सीरीज़ है ये इंफ्रारेड हैं, जबकि शुरू की जो दो हैं इसमें से एक अल्ट्रा वायलेट है और एक आपके पास क्या है? विजिबल है। ये पांच तरह की सीरीज़ की आपसे बात कर ली। इन सीरीज़ के नाम याद रखना है। इससे मुतालिक अभी एमसीक्यूज़ आएंगे तो एमसीक्यूज़ में भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको सारी बातें पे क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब जब बात करते हैं इस रेडिएशन की, याद है ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे जंप करे,
थर्ड से फर्स्ट पे जंप करे, फोर्थ से फर्स्ट पे जंप करे, तो कुछ ना कुछ वो रेडिएशन इमिट करेगा। इस रेडिएशन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, क्योंकि अगर ये वेव है तो इसकी वेव की क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी। इसके वेवलेंथ का आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अब इसके वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला रिकॉल कराऊँ, याद है आप लोग को इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7 1/ni² माइनस 1/nf²। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास RH क्या है, तो ये RH कहलाता है रैडबर्ग कांस्टेंट। कहलाता क्या है, ये कहलाता है सर रैडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, रैडबर्ग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर इनवर्स। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये लिखी है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। जिन लोगों ने बुक तरीके से पढ़ी होगी ना उनको रैडबर्ग कांस्टेंट केमिस्ट्री वाले की वैल्यू याद होगी 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास फिजिक्स में क्योंकि मीटर में होती है तो मीटर में थोड़ी सी वैल्यू चेंज आ रही है 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर इनवर्स, तो ये रैडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा, अब आप लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ा है, एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़ाया था ना मैंने। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला था En इज इक्वल टू -13.6/n², ये फॉर्मूला था। अब अगर इनिशियल होगा तो देखो मैंने आपके पास इनिशियल है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई लिख दिया, और अगर फाइनल होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, EF लिख दूंगा। तो ये मेरे पास कुल मिला के दो फॉर्मूले हो गए, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये RH की जगह पे मिटाना पड़ेगा, इसको चलो मिटा देते हैं। ये RH कहलाता है रैडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, अब जो बात मैं आपको थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात, और अगर आप लोग भूल गए हैं तो इन बात को ज़रा याद कर लीजिए। अगर वो आपसे बात करेगा लाइमन सीरीज़ की, तो लाइमन में जो वैल्यू होती है, लाइमन के लिए Ni की वैल्यू होती है 1, जबकि NF यानी जहाँ से जंप करेगा वो वैल्यू होती है 2, 3, 4, या फिर डॉट 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 करके कहाँ पे, इन्फिनिटी से। तो लाइमर की वैल्यू लिख के दिखा दी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बाल्मर की बात करूँ तो बाल्मर के लिए जंप कहाँ पे करेगा, तो बाल्मर के लिए जंप करेगा 2 पे, और NF की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, NF की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 3, 4, 5, या फिर डॉट 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 करके क्या, इन्फिनिटी। यानी Ni की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। आप देखो Ni की वैल्यू छोटी है, Ni की वैल्यू अगर 1 है तो देखो NF 2 से स्टार्ट हो रहा है, Ni की वैल्यू 2 है तो NF कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। यानी Ni इनिशियल स्टेज वाला जो है Ni इज लेस देन NF। इसी तरीके से लाइमन बाल्मर, मेरे ख्याल में आगे तो आप लिख सकते हो, सारा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइमन बाल्मर पैशियन, फोर्थ हो जाएगा मेरे पास ब्रैकेट, और फिफ्थ हो जाएगा मेरे पास फीफन। तो सारे ही आपको नाम याद हैं। ये हो जाएगा Ni की वैल्यू 3, और बाकी आप लिख लोगे यहाँ पे Ni की वैल्यू 4 और Ni की वैल्यू 5। तो ये 5 चीज़ों के मैंने आपको नाम भी बता दिए। अब जो असल चीज़ डिस्कस करनी है वो इसके MCQs हैं। एक एक करके MCQs को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को जितनी आप लोगों ने अभी तक बातें करी नील बोर एटॉमिक मॉडल के मुतालिक, उसका रेडियस, उसकी एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सारे इन MCQs पर डिस्कस होंगे। काफ़ी सारे इसके MCQs आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQ आप तमाम लोग के सामने नज़र आ रहा है। MCQ को सॉल्व करके देखिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। MCQ को देख के इसका तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, इसका जवाब क्या हो सकता है। अब देखो सवाल में उसने बोला भाई बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर इसके जो मॉडल है जो इसने बताया, ओके, अब आप देखो फर्स्ट आपको पॉइंट बता रहा है कि द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो पहला पॉइंट तो देखो सही है, क्यों, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा है Rn इज इक्वल टू n² मल्टीप्लाई बाय 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। यानी रेडियस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड देखो उसने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इन एन ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो देखो उसने कंफ्यूज करके बात करी, आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH कट, और H कट बराबर होता है किसके, h/2π के।
यानी सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब देखो अगर ए सही है, बी सही है, अब सी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ए और बी सही हो गया ना, तो इसका मतलब इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी जो करेक्ट जवाब है इस सवाल का वो ऑल ऑफ द अबव है। अब तीसरा पॉइंट भी आप याद कर सकते हो, इसका तीनों पॉइंट आपके लिए ध्यान में आप रहेंगे, तो छोटे छोटे जो की पॉइंट आते रहेंगे वो आपको डिस्कस में करता रहूँगा। इस एमसीक्यू को देखने के बाद इसी से रिलेटेड, बहुत थ्योरी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू आपके सामने मौजूद है। इसका जवाब क्या हो सकता है, तमाम लोग सोचिए इसका जवाब। बड़ा ही सिंपल सा सवाल हो गया आपके लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर ऑर्बिट से कहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट में। अब सिर्फ आपने एक चीज़ देखी कि यार अगर थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, अगर फर्स्ट पे जंप करता तो लाइमन होता, सेकंड पे जंप करता तो बाल्मर होता, क्योंकि जंप कर रहा है थर्ड पे तो ये सीरीज़ हो जाएगी आपके पास कौन सी सीरीज़, पैस्किन सीरीज़। तो सिंपल सा सवाल था, तमाम लोगों ने इसका जवाब दिया, तमाम लोगों ने सवाल इसका जवाब इसका सोचा होगा। अच्छा जी, इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला एमसीक्यू अब आप तमाम लोगों के सामने, ये रहा थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू देखिएगा, सोचिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल पढ़ने के बाद सवाल को आप समझना शुरू करेंगे क्योंकि आप लोग को अब कुछ नई चीज़ें सिखानी है मुझे। उसने एक देखो पहली दफ़ा अब आपसे बात करी लॉन्गर, यानी इसको लॉन्गेस्ट बोलते हो आप, और एक उसने आपसे बात करी क्या, शॉर्टेस्ट की बात करी, यानी दो तरह की वेवलेंथ की आपसे बात कर रहा है। एक वो आपसे बात कर रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एक वो आपसे बात कर रहा है कौन सी वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ भाई ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है। तो भाई सुनो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, देखो उसने जो बात करी ना, उसने आपसे बात करी लाइमन सीरीज़ की। लाइमन सीरीज़ में जो एन आई की वैल्यू है वो वैल्यू हो जाती है कितनी, वन हो जाती है, यानी लाइमन सीरीज़ में एन आई की वैल्यू वन है। एन एफ की जो वैल्यू है, अब एन एफ की वैल्यू देखो टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी, सिक्स भी, सेवन भी, कुछ भी हो सकती है। लॉगेस्ट का मतलब होता है कि वन बिल्कुल उसके बाद वाली वैल्यू, यानी वन है तो वन के बाद वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट का मतलब तो ये है यहाँ पे, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर वो बात करेगा तो आप एन एफ की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे, टू कंसीडर करोगे। सही है। अब देखो एन आई मिल गया, एन एफ मिल गया, आप इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। इसका रेशियो वेवलेंथ अभी मैं निकालना सिखाता हूँ। वेवलेंथ का फॉर्मूला ना वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7। अच्छा जी, फॉर्मूले में आगे क्या आता है, फॉर्मूले में आगे आ जाता है वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने देखा है इस तरीके से। अच्छा जी, 1.097 तो एज इट इज़ रहेगा। 1.097 ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ रखा। एन आई और एन एफ की जगह वैल्यूज़ पुट करो। एन आई की जगह पे क्या आ जाएगा, एन एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ज़रा वैल्यू पुट करके देखते हैं। चलो वैल्यू ऊपर ही पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट देख के। एन आई की जगह पे आ जाएगा वन, वन का स्क्वायर कर दोगे। एन एफ की जगह पे आ जाएगा टू, तो क्या कर दोगे, टू का स्क्वायर कर दोगे। अब इसको सॉल्व करना सीखो। ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7, अंदर स्क्वायर ओपन करोगे, वन का स्क्वायर यानी वन अपॉन वन हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस का वन अपॉन फोर। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा सर 1.097। एलसीएम अगर हम सर लेंगे तो ये बन जाएगा, फोर और वन का एलसीएम होता है फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फोर को वन से करोगे फोर माइनस वन, और ये रेशियो का आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7, और आगे आप लिख दोगे कितना, 3/4। अच्छा, ये आ गया आंसर किसका, वन अपॉन लैम्डा का। और अगर लैम्डा का जवाब निकालना चाहोगे तो लैम्डा का जवाब हो जाएगा मेरे पास कितना, लैम्डा का जवाब होगा सर ये बन जाएगा वन अपॉन 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, और 3/4 को लिख दोगे कैसे, 4/3। अब जो बहुत सारे लोग होंगे ना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने ये 4/3 लिखा हुआ देखा होगा। क्या किया होगा कि 4/3 नज़र आया, सर हमें तो 4/3 नज़र आ गया,
आपने 4/3 नज़र आया तो सर इसका मतलब जवाब जो हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है, अभी ये सवाल मैंने आधा सॉल्व किया, ये न्यूमेरिकल टाइप का पूरा एक लेंथी किस्म का सवाल है। एमसीक्यू के अंदर अगर आएगा ना तो आपको कम से कम इस एमसीक्यू को 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे, फिर ये एमसीक्यू सॉल्व होगा। अच्छा दोबारा से मैं बताऊं भाई, मैंने 2 कंसिडर क्यों किया। अगर वो आपको आज के बाद से बोले कौन सी वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर वो क्या बोले लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है उसके बाद वाला नंबर, यानी एन आई अगर 1 है तो एन एफ आप कितना कंसिडर करोगे, एन एफ कंसिडर करोगे 2। अब देखो मैंने इस सवाल को किया लॉन्गेस्ट के लिए, अब इसी सवाल को मैं दोबारा से करूँगा किसके लिए, शॉर्टेस्ट के लिए। यानी देखो लॉन्गेस्ट के लिए किया, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज किया, मैंने हेडिंग लगाई यहाँ पे क्या, शॉर्टेस्ट। चलो लॉन्गेस्ट वाला लिखे रहने देते हैं। जिस तरीके से इस सवाल को भी आपने लॉन्गेस्ट के बारे में सीखा, अब मैं आपको सिखाता हूँ किसके बारे में, शॉर्टेस्ट के बारे में। तो शॉर्टेस्ट के बारे में ज़रा सीखना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती क्या है। तो मैंने हेडिंग लगाई यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में ज़रा सॉल्व करते हैं। तो देखो क्योंकि उसने सीरीज़ की बात करी थी लाइमन, और लाइमन सीरीज़ के लिए जो एन आई की वैल्यू होती है वो एन आई की वैल्यू होती है 1, जबकि एन एफ की वैल्यू शॉर्टेज के लिए होती है क्या, आपके पास इन्फिनिटी होती है। यानी एन एफ की वैल्यू शॉर्टेज के लिए क्या है, इन्फिनिटी। कभी भी शॉर्टेज की अगर आपसे बात करें ना, शॉर्टेज की जब भी आपसे बात करें तो जो एन एफ की वैल्यू है वो हमेशा इन्फिनिटी होती है। चलो मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग को याद रहे ना याद रहे तो स्लाइड में मौजूद रहेगा। उर्दू लिखा नहीं आ रहा मुझे सही। हमेशा जो है एन एफ की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इन्फिनिटी रहेगी। अब देखो इन्फिनिटी के लिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल वैल्यू रखते हैं ज़रा, 1/λ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, ये हो जाएगा सर 1/n² माइनस 1/n(f²). अच्छा जी, ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 एस इट इज़ रहेगा। एन आई की जगह पे आप 1 रखेंगे और एन एफ की जगह पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। अच्छा 1/इन्फिनिटी क्योंकि ये बराबर होता है किसके, 0 के, और 1/1 तो 1 के बराबर ही होता है, तो ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर सेम रहेगा, आंसर हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, ये 1/λ आया। रेसिप्रोकल करोगे तो लैम्डा का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/1.097 एक्सपोनेंशियल 7। अब ये क्योंकि आपने शॉर्टेज के लिए निकाली तो मैंने इसको लिख दिया लैम्डा एस। अब आप देखो आपने 2 आंसर निकाल लिए, एक आंसर निकाल लिया किसका, लैम्डा एस का, और एक आपने निकाला लॉन्गेस्ट का। अब ये भी निकाला ना आपने, देखो लॉन्गेस्ट की वेवलेंथ भी निकाली। अब उसने बोला भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकालो, शॉर्टेज भी निकालो, और फिर इनका रेशो भी लेके दिखाओ। यानी हद से ज़्यादा फ्री हो गया कि भाई लॉन्गर वेवलेंथ भी निकालो, पहले एक न्यूमेरिकल करो, शॉर्टेज वेवलेंथ भी निकालो, फिर एक न्यूमेरिकल करो, और फिर उसका रेशो भी लेके दिखाओ। यानी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेज वेवलेंथ दोनों को डिवाइड करो। ये देखो अब इसको डिवाइड भी करोगे आप, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डिवाइडेड बाय शॉर्टेज वेवलेंथ इस इक्वल टू लगा है। अब देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, ये रही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू, मैंने ये वैल्यू लिखी, वैल्यू है मेरे पास कितनी, 1/1.097 एक्सपोनेंशियल 7, और आगे लिखा हुआ है 4/3 डिवाइडेड बाय। अब शॉर्टेज वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर शॉर्टेज वेवलेंथ की तो ये लिखी हुई है ना, आप यहाँ से देख लीजिए, शॉर्टेज वेवलेंथ की वैल्यू लिखी हुई 1/1.097 एक्सपोनेंशियल 7। ये 1/1 दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, आंसर आ गया मेरे पास कितना, 4/3 आ गया। अब देखो पेपर में अगर आप इतना सारा जाके अगर सॉल्व करोगे ना, तो पेपर आप समझो कि पेपर में सिर्फ आप फिर यही करते रहोगे, पेपर में आपको कुछ और करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, पेपर में फिर आप यही सॉल्व कर रहे होगे। तो बेहतर ये कि आप जो पहला एमसीक्यू मैंने आपको बताया ना, ये लाइमन सीरीज़ के लिए लॉन्गर और शॉर्टेज का जो रेशो होगा, इसको अगर आप याद भी कर लो ना, इस तरह का अगर टिपिकल एमसीक्यू भी आ जाए, देखो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कोई सा भी एमसीक्यू आए, कोई सी भी सीरीज़ की बात करें, लाइमन की बात करें, बाल्मर की बात करें, पैशन की बात करें, किसी की भी बात करें, आप सबका जवाब दे सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि क्योंकि ये लाइमन के लिए मैंने आपको करा दिया, इसकी वैल्यू आप याद रखना कि भाई लाइमन सीरीज़ के लिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेज का जो रेशियो है बराबर होता है किसके, 4/3 के बराबर होता है। तो काफ़ी मुश्किल तरीन एमसीक्यू हो गया आप लोग के लिए ये। इस एमसीक्यू को देखने के बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यूज़ को ज़रा डिस्कस करते हैं। अगला एमसीक्यू आपके पास है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा हमें। ओके, ये रहा एमसीक्यू। तमाम लोग इस एमसीक्यू को देखिएगा और मुझे जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते।
सवाल में आपसे बोला गया द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, अब देखो फोर्थ ऑर्बिट की बात करें ना आपसे, आपने तो आर एन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आर एन का फॉर्मूला होता है 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 एन स्क्वायर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है वो मीटर में होता है। एंगस्ट्रॉम में लिखने के लिए सिर्फ यहाँ पे 10⁻³ हटा देते हो, तो बन जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉम में, यानी 10⁻⁻n को हटा के आपने क्या रख दिया, एंगस्ट्रॉम रख दिया। अब देखो उसने फोर्थ ऑर्बिट की बात करी है, तो आप n की जगह पे 4 रख दो, ये हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, R4 हो जाएगा। अब देखो R4 आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास कितना, 16 होता है, तो 0.53 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से। मेरे ख्याल में अब तो आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन आती होगी। 0.53 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 8.48 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट जवाब हो गया आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत थ्योरी में आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट को देखा, यानी मीटर के अंदर भी अब सवाल आ सकता है, आपके पास एंगस्ट्रॉम में भी आ सकता है। दोनों जो आपके पास फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आप तमाम लोग याद रखना। अब इसी टॉपिक से एक और एमसीक्यू आप तमाम लोगों के पास है, इस सवाल को भी देखते हैं, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ इस सवाल को, देखिएगा ज़रा तमाम लोग। उससे बोला था रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज़ ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ डैश। यानी आपसे रेशियो लेने को बोल रहा है थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट से कितना बड़ा होगा। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करना। अगर आप R3 निकालते हो, R3 का फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो Rn का फॉर्मूला बताइए, सही है। Rn का फॉर्मूला है सर मेरे पास Rn इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 एन स्क्वायर। अगर आप इसको 1 के लिए करते हो, आप इसको दो पार्ट में करोगे, आप या तो आप करोगे R1 के लिए, या तो आप करोगे किसके लिए, मैंने कहा सर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1 करोगे हो जाएगा R1 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 1 का स्क्वायर करोगे आंसर हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10, ये हो जाएगा R1 का आंसर, सही है। अब R3 निकालो, तो देखो जहाँ n नज़र आ रहा था वहाँ 3 रख दोगे। अच्छा, सॉल्व मैं इसलिए करके बताता हूँ कि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, जो थोड़े से वीक हो, उनको मेरी बातें समझ में आ जाएँ। वरना अक्सर होता है कि सवाल देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट को उसका जवाब मिल जाता है, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं। अच्छा, 3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9। अब ज़रा इसको गौर से देखो, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10, ये जो पूरी की पूरी चीज़ नज़र आ रही है, क्या ये R1 के बराबर नहीं है। आप बोलेंगे सर अरे हाँ सर ये तो R1 के बराबर है, इसकी जगह पे मैंने रख दिया R1 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी R3 जो है वो कितने टाइम्स R1 के है। आप बोलेंगे सर जिस नंबर का इजाफा हुआ वो नंबर कौन है, मेरे पास 9 है, यानी R3 जो 9 टाइम्स किसके है, R1 के, यानी जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हो सकता है आपको इस सवाल का जवाब डायरेक्ट भी मिल गया हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी तो आपने सॉल्व भी कर लिया। अब वो किसी भी फैक्टर की बात करें, आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, n की वैल्यू 1 के बजाय वो 2 बोल दे, आप 2 से सॉल्व कर लोगे, आप 4 से सॉल्व कर लोगे, आपकी मर्जी है। तो इस किस्म का कोई भी सवाल आपके पास आ सकता है। इसी सवाल को देखते हुए आगे इस टॉपिक का एक और सवाल आपसे शेयर करते हैं। तमाम लोग इस सवाल को भी देखिएगा और मुझे इसका जवाब, मतलब आप खुद सवाल इसका सोचिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल को देखते हैं। सवाल में आपसे क्या बोला, सवाल में आपसे बोला गया इफ़ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, यानी ये जो जंप करा है, जंप कहाँ से करा उसने आपको बताया थर्ड से सेकंड में जंप करा, यानी छोटी वाली वैल्यू हमेशा ni होती है, तो ni की वैल्यू 2 हो गई, जबकि nf की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, सही। और आपसे बोला कि इसकी क्या बता दो, वेवलेंथ बता दो, यानी लैम्डा निकाल के दिखा दो, सही। अब लैम्डा का जो फॉर्मूला वो ये है 1/λ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, और आगे आप लिखोगे क्या 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। अब आप इस सवाल को अगर सॉल्व करोगे तो ज़रा देखो 1/ni स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो ni की वैल्यू तो होती है आपके पास सर, ni की वैल्यू हो जाएगी 2, इसका स्क्वायर कर दोगे माइनस 1/nf, तो nf की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, तो आप बोलेंगे सर nf की वैल्यू होती है हमारे पास, nf की वैल्यू सॉरी हमें दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर ओपन कर दो 1/2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर करोगे 9, 1/4 माइनस 1/9 करोगे। अब ये तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर आप करोगे
1/4 माइनस 1/9, तो ये जवाब हो जाएगा आपके पास सर 4 और 9 का एलसीएम होता है 36, और 36 ऊपर करोगे तो हो जाएगा 5, रेसिप्रोकल करोगे तो जवाब हो जाएगा मेरे पास कितना, लैम्डा इज इक्वल टू 36/5। अब ये जो नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा था ना 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, उसको उसने रेड पर कांस्टेंट की टर्म में लिख दिया, यानी उसको उसने नाम दे दिया क्या, आर नाम दे दिया, यानी उसने पूरी वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते सवाल आप लोग के लिए मुश्किल हो जाता, तो उसने आर की सूरत में जवाब बता दिया। तो इस सूरत में इसका जो जवाब बना वो जवाब बना आपके पास क्या, 36R/5। अच्छा, ये एलसीएम वाली बात मैंने डायरेक्ट कर दी है, तो ये बात मेरे ख्याल में अब आप बड़े होंगे तो आप लोग कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जो लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 18 का, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ जो बात करी वो नील बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करी, रेडियस की बात करी, एनर्जी की बात करी। इंशाल्लाह इसका जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक की बात कंप्लीट करने के बाद लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।